चलिए अब देखते हैं। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखो, इस कंट्री के अंदर अब सिर्फ दो कंपनीज बच चुके थे जो कि बहुत ही पावरफुल थे। एक था इंग्लिश, ब्रिटेन का, और दूसरा जो कंट्री था वो था फ्रांस का, फ्रेंच। ठीक है। और दोनों के बीच में ना एक वार बिगिन कर गया, यानी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फ्रेंच जो होगा वो इंडिया के अंदर आकर रूल करे। रूल क्या करना है, मतलब कि इंडिया के अंदर आकर जो होगा वो ट्रेड कर सके। ठीक है। फ्रेंच ब्रिटेन को भगाना चाहता था, ब्रिटेन फ्रांस को भगाना चाहता था। दोनों एक दूसरे को भगाने का ट्राई कर रहे हैं। कंडीशंस तो आपको समझ चुके थे, क्योंकि सबको ट्रेड करना था, सबको व्यापार करना था, सबको अधिक से अधिक अमाउंट में जो होगा वो अर्न करना था। और ऐसे अर्न करने के लिए उनको चाहिए था कि उनकी मोनोपोली, वर्ड यूज कर रहे हैं मोनोपोली, ये स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है। और मोनोपोली के लिए वो क्या करेंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को एलिमिनेट करना चाहेगा। ठीक है ना। तो लगभग कंट्री जो फाइट नहीं कर पाए वो अपने आप को एलिमिनेट करते चले गए, वो निकलते चले गए। अब जो बचे थे यहाँ पे, जो दो कंट्रीज बचे थे, जो दो कंपनी बची थी, एक थी आपकी फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक थी आपकी ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। इस चैप्टर में EEIC कहा जाएगा। ठीक है। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है ना? अब देखो, ये जो ब्रिटेन है और कौन है दूसरा कंट्री? ब्रिटेन और कौन सी कंट्री? अंग्रेज और कौन सी कंट्री बची हुई है? फ्रांस। इन दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक ना। और ज्यादा ये है प्रॉब्लम इनके पास, बहुत हम लोग आगे पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान वगैरह का नाम जो होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लोग हैदराबाद का जो एरिया होगा उस एरिया को हम लोग बोलेंगे कर्नाटिक एरिया। वहां पे उस जगह पे ये दोनों अपनी मोनोपोली चाहते थे, ब्रिटेन भी और फ्रेंच भी, दोनों के दोनों। और ऐसे में क्या होता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, और फिर क्या होगा, कंपनीज के बीच में जो होंगे वार होने शुरू हो गए। कंपनीज, एक कंपनी दूसरे कंपनी के जो ऑफिशियल्स है उनके साथ लड़ना शुरू कर दी। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी जो होंगे उसके जो भी ट्रेड आ रहे हैं, ट्रेड के सामान जा रहे हैं, उसके कंपनीज को बंद कराने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दी। ठीक ना। तो वहां पे उस एरिया में वार होता था, इसलिए इस वार को हम लोग कैरनेटिक वार के नाम जानते हैं। ठीक ना। इस वार को हम बोलते हैं कैरनेटिक वार्स, CARNATIC। ठीक ना। अभी आप लोग को लिखना नहीं है आपके बुक में, कैरनेटिक वार्स उसको बोलते थे। अब देखो ये जो कैनेटिक वार्स है ये बिकॉज ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होता है। तो कहीं कहीं आपको इसको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ने ही कॉज किया था क्या, तो कैनेटिक वार्स। समझ में आ रही बात? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ने ही कैनेटिक वार जो होगा उसको शुरू करवाया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? दोनों सेम टर्म है, दोनों के दोनों सेम टर्म है, कैनेटिक वार्स भी और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो होगा वो भी। नो प्रॉब्लम। अब देखो ये वार कब कब होता है, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का ना? चलिए तो देखिए, ये जो, नहीं अभी नोट नहीं करना है, आप नोट करना होगा, आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो कि कैनेटिक वार्स वेयर फाउट बिटवीन 1746 टू 1763। ठीक है। ये जो कैनेटिक वार है, नहीं अभी ये आपने नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं लिखे हैं तब नोट डाउन कर लीजिए, अभी तो हम लोग सब डिस्कशन कर रहे हैं ना। ठीक ना। तो द कैनेटिक वार्स वेयर फाउट बिटवीन 1746 टू 1763। अगर आपको नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर लो। सबसे पहला जो कैनेटिक वार था वो 1746 में हुआ था, और सबसे लास्ट में जो था वो हुआ था 1763 में। और ये साउथर्न रीजन में होता था, साउथर्न रीजन, कंट्री के साउथर्न रीजन, यानी कर्नाटक वाले जो रीजन है ना, हैदराबाद रीजन, उन रीजन में होता था, पेनिनसुलर रीजन में। इसलिए इसको हम लोग कर्नेटिक वार के नाम से जानते हैं। ठीक। उसको बुक में अगर दिया है 1744 तो उसको 1744 ही लिख लीजिए अगर आपके बुक में है अवेलेबल, लेकिन एक्चुअल में वो था 1746, फर्स्ट वार 1746 में। पूर्णिमा कौन सा बुक है आपका, किस बुक से पढ़ रही हो आप?
पूर्णिमा किस बुक से आप पढ़ रही हो? रत्ना सागर। अच्छा कोई नहीं बाबू, ठीक है, आपके बुक में अगर है, आपका सिलेबस वही है तो आप उसी को नोट डाउन करना, लेकिन फर्स्ट बार 1746। सुनो एक मिनट जरा, मुझे क्लियर कर दो। देखिए पूर्णिमा, रत्ना सागर में क्या हुआ ना, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जब से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हुआ था ना, तभी से उसने उस वर्ड को यूज कर दिया है। तो 1744 से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए थे, जो कि आप कहते हैं ना कि हाँ ट्रेड वार बिगिन कर गया, मतलब कि उसके जहाज को मुझे डूबे देना है, उसके सामान को हमको आने नहीं देना है, हमको मैक्सिमम सामान जो खुद खरीद लेना है, ये बिगिन किया था 1744 में। लेकिन 3 वार हुए हैं, 3 वार में जो पहला वार हुआ था 1746। फिर भी अगर आपके बुक में गोलू कुमार यादव, फिर भी अगर आपके बुक में दिया हुआ है 1744, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वही लिखिएगा, ठीक ना? समझ में आई बात? सर इसको सर सर बस सर डीप जो सर लिखे बस सर वही लिखना है। अभी तक हम क्या बोले हैं? वही सर। तो क्लास में ध्यान दीजिए, और आप लोग को मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अलाउ करना चाहिए कि आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जो भी बातें होंगी चैट सेक्शन में हम लोग करेंगे, ठीक ना? और हैंड रेज कीजिएगा जिसको जो पूछना हो। अब देखो कैनेटिक वाला जो होगा ना, बहुत सारे बुक्स में जो होगा उसको स्किप कर दिया गया है, लिखा नहीं गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कंट्री में ब्रिटेन जो होगा धीरे धीरे अपना रूल एस्टेब्लिश करना कैसे सीखा, कैसे उसने एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक डायग्राम है, जिसमें दिया है कि लोकल बोर्ड जो था ना वो क्या करते थे कि ये मद्रास का एक फिगर दिया गया है, जहाँ पे वो गुड्स लेकर आते थे। लोकल बोर्ड जो होंगे वो अपने सामान लेकर आएंगे और फिर यहाँ से उसको सेल कर दिया जाए, ठीक है। विलियम सिम्पसन ने बनाया था इस फिगर को 1867 के अंदर। देख लो जरा, यहाँ पे बोर्ड्स है, बहुत सारे बोर्ड्स है जो कि सामान लेकर आएंगे यहाँ पे जो होगा। अब यहाँ पे खुलेंगे फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज यहाँ पे खुलेंगे। उज्जवल सागर वीडियो ऑफ रखिए अपना। चलिए अब देखो यहाँ पे भी सिर्फ बोल्ड वाले पार्ट आपको लिखना है। अब देखो, अब यहाँ से हम समझना है कि ब्रिटेन इंडिया के अंदर रूल करना कैसे सीख लिया। ये चैप्टर काफी लंबा है, देखिएगा। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने क्या किया कि अपनी एक फैक्ट्री सेटअप कर दी। कहाँ पे? तो हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर कहाँ है बताइए जरा, हुगली रिवर कहाँ है? गुजरात करें उत्कर्ष। देखो ऊपर लिखा हुआ भी है बंगाल, उस समय वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल था नहीं, उस समय सिर्फ बंगाल था, ठीक ना। तो वो बंगाल में जो हुगली रिवर है वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी, ठीक है, 1651 में। अब ये क्योंकि ये फैक्ट्री थी, क्योंकि ये फैक्ट्री थी, तो उसके जो ऑफिशियल्स होते थे उनको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक ना। फैक्ट्री के ऑफिशियल्स को क्या बोलते थे? फैक्टर्स। देखो रत्ना सागर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट वेयर फैक्टर्स एंड व्हाई दे वेयर कॉल्ड सो। फैक्टर्स कौन थे और वो क्यों कह रहे थे, ठीक है। तो कौन थे भाई फैक्टर्स? दे वेयर द कंपनी ट्रेडर्स, ठीक, एंड दे वेयर कॉल्ड फैक्टर्स बिकॉज दे ऑपरेटेड इन फैक्ट्री, दे वेयर ऑपरेटेड इन, दे ऑपरेटेड द फैक्ट्री। समझ में आ रही बात? पूर्णिमा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी रत्ना सागर वाले हैं उनमें एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब ये फैक्ट्री था क्या? दे ऑपरेटेड अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री क्या था? तो द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब होता है जहां पे एक गोदाम तरह के बना दिया जाए, ठीक है, जहां पे जो भी गुड्स को हमको एक्सपोर्ट करना था वो वहां पे पहले लाकर स्टोर किया है। देखो ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे फैक्ट्री आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। तो लोकल बोर्ड जो होंगे वो सामान लेकर आएंगे, गुड्स लेकर आएंगे, और जिसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? तो इस वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। ये वेयर हाउस जो होगा दैट वन इज नोन एज फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री। अब इसी में जो होगा वो सामान रखा जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे जो होगा ट्रेड एक्सपेंड करना शुरू हो गया, तो कंपनी जो था उसने चाहा कि हम अपने मर्चेंट्स को और अधिक बढ़ाएं, अपने मर्चेंट मतलब व्यापारी जो होगा उसको और अधिक बढ़ाए। और फिर क्या होगा कि अब वो क्या करती है, फैक्ट्री के आसपास में सेटलमेंट बनाना शुरू करती है, घर बनाना शुरू करती है कंपनी, ठीक ना। वो सेटलमेंट बनाना शुरू कर दी। सेटलमेंट का मतलब होता है वही अपना एरिया जो होगा बढ़ाना शुरू कर देना है, ठीक ना। अब उसके बाद उस कुछ समय तक तो जो मुगल ऑफिसर्स थे उनको मुगल ऑफिसर्स को थोड़ा सा पैसे प्रोवाइड करती, पैसा देती उनको, ब्राइब, घूस इसको कहते हैं ना, घूस दिया करता है कि आप हमको जो होगा ऑर्डर करो
कि हम जो होगा थोड़ा सा जमींदारी वगैरह जो होगा कर सके, ठीक ना। इन्हीं में से एक ऐसा जगह इसका नाम है कालीकत, ठीक, जो कि अभी जो होगा वो कलकत्ता, कालीकटा जो है वो जो होगा अभी कलकत्ता या कोलकाता के नाम से आता है, जहां पे ये ब्राइबरी चल रही है। मुगल ऑफिशियल जो होंगे उनको ब्राइब देकर ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अपना काम करा रही, ठीक। यहाँ पे आप लोग जो बोल्ड वाले हैं उसको आप नोट डाउन करो, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जरा बोल दीजिए मुझे। क्या लिखना है आदित्य कुमार? अभी इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं बैक हो जाऊंगा। हाँ, सिर्फ बोल्ड को नोट डाउन कीजिए आप लोग, सिर्फ बोल्ड वाले को अपना नोट डाउन करो, और कुछ नहीं नोट करना है। बोलिए आदित्य। सर कौन सा लिखना है? आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है? सर यही सर, सारा सर। स्क्रीन शो हो रहा है, पहले बताओ। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड किया हुआ, बोल्ड मतलब मोटा किया हुआ, कुछ डीप ब्लैक दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो वही डीप ब्लैक जो होगा ना उसको नोट डाउन करेंगे। ओके सर। यस अना श्रीवास्तव, यू विल गेट द पीडीएफ बट आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा ना तो आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक अगर आप क्लास कोई मिस कर रहा है या नोट डाउन नहीं कर रहा है, he or she has to go through NCERT book and Ratna Sagar, ठीक है। आपको NCERT के बुक के पीडीएफ जो होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे नोट सेक्शन में, आप वहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं क्लास के अंदर कुछ लिखकर समझाने रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास के अंदर आप नोट डाउन कर लिए तो काफी है आपके लिए। हाँ, ये याद रखना है, ये इसको ना नोट करो, ये जो है पॉइंट नंबर 3, इसको में द फैक्ट्री जो लिखा होगा ना उसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। डन। देखो अब जो है, अब हम लोग रिकैप करते हैं, अभी तक हम लोग जो स्टोरी पढ़े थे उसको। अभी तक जो स्टोरी आई थी कि सबसे पहले क्या हुआ कि पोर्टुगीज का एक पर्सन आया इंडिया के अंदर 1498 में। कौन था वो? बताइए जरा जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, कौन था वो पर्सन जो कि इंडिया में 1498 में आ रहा है? वास्को डे गामा उत्कर्ष ने कहा ठीक है। इसको किस रूलर ने जो होगा इसका स्वागत किया? हु वेलकम्ड वास्को डे गामा? किसने उसको वेलकम किया था? रूलर का नाम बताइए आप लोग। जमोरीन, ठीक, बिल्कुल सही है, जमोरीन। जगह कहाँ था? द प्लेस कहाँ पे वास्को डी गामा सबसे फर्स्ट आया था? कालीकट। कालीकट कहाँ पे है? कालीकट इज इन गुजरात, बंगाल, बंगाल। अरे वाह, कालीकट इज इन बंगाल, गुजरात, सब आंसर कर दिए। नहीं हुआ अभी तक आंसर। अनय श्रीवास्तव करें, कालीकट जो होगा वो केरला में है। हाँ, कालीकट इज इन केरला। देखो यहाँ पे कालीकट मैंने क्यों फोर्स किया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप लोग सबसे लास्ट टाइम पढ़ रहे होंगे दैट मीन्स कैलिकटा, ठीक है। ये कैलिकटा जो होगा आज के टाइम पे कलकत्ता है। और कलकत्ता कहाँ पे है? वेयर इज कलकत्ता सिचुएटेड? कलकत्ता कहाँ पे है? किस स्टेट के अंदर आता है कलकत्ता? इट इज इन बंगाल। और जो पहले आया था वो था कैलिकट, ठीक है। और कैलिकट कहाँ पे है? तो दैट इज इन केरला। ठीक, क्लियर होगा दोनों चीज, दोनों पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कैलिकट है, इसमें जो होगा फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और वहां पे सबसे पहले आया था कौन? तो पोर्टुगीज रूलर, ठीक ना, समझ में आई बात। अब ये जो होगा
1707 के बाद की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसके बाद क्या क्या हुआ था। वैसे तो बहुत सारे डीप में अगर आप जाओगे तो बहुत कुछ पढ़ना होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग देखे थे कि मुगल के बाद जो भी उसके डिसेंट थे वो उतने पावरफुल नहीं थे जो कि कंट्रोल कर सके पूरे कंट्री को। तो फिर जिस एरिया में उन्होंने अपना कंट्रोल बना रखा था, मुगल से कंट्रोल बनाए थे, तो वहां के गवर्नर जो है, वहां के जो नवाब थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर चुके थे। ठीक, अब वहां पे बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई थी, अलग अलग बहुत सारी कंपनीज आई थी, और उन कंपनीज के बीच में जो होगा होने शुरू हो गए थे झगड़े, क्योंकि वो सिर्फ एक ही सामान के लिए सबके सब आए थे कंट्री के अंदर, सबके सब एक ही सामान चाहिए था, सबको क्लॉथ चाहिए था, सबको सिल्क चाहिए था, ये सब करने के लिए आए थे। ठीक, फिर ट्रेड वार बिगन कर गया। ट्रेड वार कंपनी में सभी के सभी कंपनी जो थे वो ड्रॉप आउट हो गए, बचा था एक, तो एक बचा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बना था फ्रेंच, और इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता है, और एटला जो होगा फ्रांस हारता है, फ्रांस कंट्री को चलाता है, कंट्री के अंदर बच जाता है सिर्फ एक कंपनी, दैट वन वाज ब्रिटेन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बची हुई रहती। ये चीजें अभी तक हम लोग देखे थे, ठीक ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि कंपनी जो होगा अपना एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी है हुगली रिवर के पास 1651 में। ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो जरा बताओ। अब बोलो आदित्य, बोलिए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उसी वक्त का हाथ खड़ा है। लोअर कर लीजिए, लोअर योर हेड, और उसके बाद जो भी बोलना है ना चैट सेक्शन में आप बोल सकते हो पहले। क्या हुआ ना, और रिकॉर्डिंग ठीक है, समझ चुके हैं। पूर्णिमा कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल के अंदर सेटलमेंट आ चुका है ब्रिटेन का। यहाँ तक की स्टोरी हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं। अब कहानी जो होगी, मेन स्टोरी यहाँ से बिगिन करेगी। ठीक है, बंगाल में आ गई वो ट्रेड करने के लिए। अब देखो हुआ क्या कि बंगाल में जब वो आई तो बंगाल में उसको एक फरमान दे दिया गया, ठीक ना। औरंगजेब के टाइम से ही वो फरमान जो होगा वो लागू था। ठीक, वो फरमान ये था कि वो जो होगा कंपनी जो होगा, कंपनी, यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। आनंद श्रीवास्तव रिकॉर्डिंग आपको आज की आज मिल जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक, तो उसने क्या किया कि एक फरमान दे दिया। फरमान क्या होता है अब समझना। फरमान था एक मुगलों का ऑर्डर होता था, ऑफिशियल ऑर्डर, जिसके थ्रू उन्होंने किया क्या, हाँ एक तरह का नोटिस था। क्या हुआ सर, अनन्या को क्यों रिमूव करना है? अनन्या कुमारी, ओके, क्लास में तो नोटिस वो, ठीक। तो फरमान जो था, फरमान एक डाल दिया गया, और फरमान के थ्रू समझिएगा क्या किया गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगा उसको ये एक पावर मिल गया कि वो अब बिना टैक्स दिए हुए ट्रेड कर सकती थी। ठीक है, देखो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, समझ में आ रही बात? ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ कि फरमान ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स दिए हुए ट्रेड नहीं कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, जिनको हम लोग फैक्टर बोलते थे, ठीक ना, इन्होंने अपना पर्सनल बिजनेस शुरू कर दिया। तो कंपनी फरमान जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए थे। बात समझिएगा कि कंपनी जितना ट्रेड करना चाहे ब्रिटेन में उतना कर सकती है, या कहीं और ट्रेड करना चाहे कर सकती है, उसके लिए उसको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ड्यूटी फ्री जो होगा वो ट्रेड करेगी। लेकिन अब उसके नजर में जो उसके ऑफिशियल्स थे वो अपने एक्स्ट्रा, ठीक है, अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो होगा उसने क्या किया कि अब वो लोग अपना बेनिफिट लेने के लिए खुद का ट्रेड शुरू कर दिया, और वो पैसा देना बंद कर दिया, यानी कि टैक्सेस नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फरमान का मिस यूज होना शुरू हो गया। समझ में आ रही बात? हमने ऑर्डर दिया कि आपकी कंपनी करेगी, अब उसके सारे के सारे लोग कंपनी के अलावा अपना बिजनेस शुरू कर दिए। ठीक है, तो कंपनी जो होगा ये अब सही से चलने वाली नहीं। ठीक, और अब क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे वो उन्होंने देखना शुरू किया, और वो देख रहे हैं कि भाई फरमान तो औरंगजेब ने दिया था कंपनी के लिए, स्पेशल लोग काम कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे। और सबसे पहला रोक लगाने वाला काम करते हैं मुर्शीद कुली खान, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, मुर्शीद कुली खान जो था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब
कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी को इस फरमान का बेनिफिट मिलेगा, कोई और पर्सन जो होगा ट्रेड नहीं कर सकता है ऑन द नेम ऑफ कंपनी। अगर वो ट्रेड करते हैं तो उन्हें टैक्सेस देने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। और यहां से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया कंपनी के बीच में और जो बंगाल के नवाब है उनके बीच में। कंपनी चाह रही थी, कंपनी तो अपना काम कर रही थी, कंपनी को ऑफिस चाह रही थी कि हम खुद अपना कुछ करें, खुद अपना बेनिफिट ले, और लोग यहाँ पे जो नवाब था वो नवाब कर रहे हैं कि अगर आप अपना बेनिफिट ले रहे हो तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, हम फरमान को ऑर्डर नहीं मानेंगे, और फिर दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, चलिए फरमान, फरमान बहुत पहले से चलता था। फरमान जो था इट वाज अ रॉयल वर्डिक्ट इन मुगल एरा। मुगल एरा के टाइम पे हर एक रूलर जो थे वो फरमान दिया करते थे। बट ये जो फरमान है विच वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज गिवन बाय औरंगजेब। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ना कि ये जो एक्चुअल फरमान था दैट वाज गिवन बाय जहांगीर। जहांगीर ने उसको ऑर्डर दिया था। औरंगजेब उस समय, क्योंकि आपके बुक में दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे मुगल एम्पर औरंगजेब लिखा हुआ है, ठीक ना, लेकिन ये एक्चुअल में आप आगे पढ़ोगे तो जहांगीर ने प्रोवाइड किया था ये ऑर्डर। औरंगजेब ने मना कर दिया था, वो फरमान देने से इग्नोर कर चुके थे। उत्कर्ष चैट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डालिए। चलिए, अब समझे हम लोग आगे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो अब देखो, हम लोग इस चीज तक पहुंच चुके हैं कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया था किसके बीच में? तो ब्रिटिश के बीच में और जो है आपके कौन, बंगाल के नवाब, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया था। ठीक, अब क्या होता है कि औरंगजेब का जब डेथ हो गया तो फिर 1707 के बाद की जो बात हो रही है उसका क्या हुआ कि सभी के सभी रूलर जो थे वो ऑटोनॉमी मांगना शुरू हो गए थे। बंगाल के नवाब कह रहे थे कि हम खुद से रूल करेंगे, बाकी लोग बोल रहे थे वो खुद से रूल करेंगे। ठीक ना, और ऐसे में एक रूलर का हम नाम पढ़ चुके थे, मुर्शीद कुली खान, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो होगा रोक लगाना शुरू कर दिया था। ठीक ना, अब मुर्शीद कुली खान के बाद उसकी गद्दी पे बैठता है अलावर्दी खान। ठीक है, हाँ बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें रोक नहीं पाती थी। ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिसको ब्रिटेन से कंडक्ट किया जाता था उनको इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं थी कि हमारे बदले में कोई और काम कर रहा है उत्कर्ष। ठीक ना, तो इसलिए वो रोक नहीं पाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स यहीं से उसको कंट्रोल कर रहे थे। ओके, तो अब देखो मुर्शीद कुली खान पहले रोकते हैं, फिर उसके बाद अलावर्दी खान रोकते हैं। ब्रिटेन और उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लास्ट में आते हैं सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला रोकते ही नहीं है, रोकते नहीं है, सीधे बोलते हैं कि अब अगर तुम अपने फोर्टिफिकेशन को बढ़ाना बंद नहीं करोगे तो तुमको हम बंगाल से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? सिराजुद्दौला जो पर्सन आया उन्होंने कहा कि अगर आप अपने फोर्टिफिकेशन जो अपना आप क्षेत्र बढ़ा रहे हो, अपने एरिया बढ़ा रहे हो, उसको आप बंद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आपको कंट्री से ही जाना पड़ जाएगा, बंगाल से ही जाना पड़ जाएगा। और दूसरा उसने कहा कि अगर अब जो है फरमान को हम लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि अब हम लोग खुद एक नए नवाब बन चुके हैं, ठीक है, तो हम फरमान को बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक, और ऐसे में अब आपको जो होगा कंसेशन जो होगा वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब वो क्या क्या करते हैं, अब उसके बाद उन्होंने किया क्या कि उसने पहले तो कंपनी को कंसेशन देना बंद कर दिया। उसका उसने कहा कि कंपनी को जो होगा अपने जितना भी वो ट्रेड करते हैं उसका एक अच्छा खासा अमाउंट जो होगा हमारे एरिया को देना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे नवाब है, हमको करना होगा। और उसके बाद उसने कहा कि तुम सिक्के नहीं बना सकते अपने।
ठीक है, कंपनी अपना सिक्का बनाना शुरू कर दी थी, अपनी करेंसी बनाना शुरू कर दी थी, वो तुमको नहीं बनाना है, तुमको हमारे कंट्री का ही जो भी कॉइन्स होंगे उसको यूज करना होगा, और साथ ही साथ तुमको अपने फोर्टिफिकेशन यानी कि अपना एरिया जो होगा इंक्रीज नहीं करना है। ठीक, समझ में आ रही बात ना, कि सिराजुद्दौला ने पूरा का पूरा अब EEIC के ऊपर रोक लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब अगर रोक लगाएंगे सिराजुद्दौला, रोक लगाएंगे EEIC पे, तो EEIC क्या उनका प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच समझ के बताइएगा। करेंगे, ठीक है। तो पहले तो वो सिराजुद्दौला को समझाने का ट्राई करते, लेकिन सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छा शासक था, ठीक है, और एक मतलब कि एक वेल डिसिप्लिन जो होगा रूलर था सिराजुद्दौला, अच्छा रूलर था वो। उसने क्या किया कि अब उसने उसकी जितने फोर्टिफिकेशन बढ़ाए थे ना, जितना एरिया वो बढ़ाए थे कंपनी, उन सभी को फिर से वो रिगेन करना शुरू कर दिया, फिर से वो जीतना शुरू कर दिया, उनको दगाना शुरू कर दिया, कंपनी धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है क्या क्या होना शुरू हो गया है? ठीक है, यहाँ पे जो बोल्ड में है उसको नोट डाउन कर लो। उज्जवल सागर आपको हम क्लास से तुरंत रिमूव करेंगे, पढ़ाई तो कभी करते नहीं हो। रेहान महमूद, जरा अपना कैमरा ऑन करें तो आप, रेहान। अनम्यूट कीजिए खुद को, रेहान। Yes, sir. अभी आप सो कर क्लास कर रहे थे ना? No, sir. थोड़ा सा आपकी नोटबुक कहाँ है? शो की जरा नोटबुक कहाँ है आपकी, जहाँ आपने नोट किया है इसको? पढ़े आप उसे, क्या क्या नोट किए हैं? Sir, the first Bengal factory was to set upon the banks of the river Hooghly in 1651. लास्ट लाइन आप पढ़िए, लास्ट लाइन। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's rights, which ठीक है, denied. चलिए सही है, नोट कर चुके हैं। तो उसके बाद आप ध्यान ये दो कि आपको क्लास में बैठ कर पढ़ना है, सोकर नहीं पढ़ना है आपको। ओके, Yes. ठीक, चलिए सभी नोट कर चुके हैं इसको। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट नहीं करना है, सीधे पहले समझना है।
कुछ जो टर्म्स मैंने नोट डाउन किया वहां पे देखिए। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइट, ठीक है, दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो आपका सिराजुद्दौला है उसने कहा कि कंपनी हमारे साथ छल करे, डिसाइड वर्ड होता है उसका मतलब छल करे, धोखा कर रही है, ठीक ना। और इस धोखे में वो क्या करे कि बंगाल गवर्नमेंट जो होगा उस बंगाल गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं कर रही, बंगाल गवर्नमेंट को रेवेन्यू बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। कंपनी बार बार यही चीज कर रही थी कि वो बिल्कुल भी किसी को कोई टैक्स नहीं देगी, और उसके बाद वो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखेगी जैसे कि नवाब उनके सामने कुछ है ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि मुगल एम्परर से उनको मिल चुका था फरमान, तो नवाब को कुछ नहीं समझेगी, ठीक। और वो कहेगी कि जो भी आपके मुगल एम्परर ने कुछ और ऑर्डर दिया, बंगाल के नवाब हमसे कुछ और करवा रहे हैं, यानी कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मुगल रूल्स को, मुगल के जो भी फरमान थे उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में वो टैक्स देने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे, उनकी ड्यूटी जो होंगी वो हटा देनी चाहिए थी। बार बार यही चीज क्रिएट होना शुरू हो गया, और एट लास्ट क्या होता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट था, इस कन्फ्लिक्ट ने एक वार करवा दिया जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, बस इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये कन्फ्लिक्ट बैटल ऑफ प्लासी क्रिएट कर रहा है, बैटल ऑफ प्लासी जो होगा इसका रिजल्ट होगा, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि हमको टैक्स नहीं देना था लेकिन फिर भी हमसे जबरदस्ती टैक्स माना जा रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी कि मुझे टैक्स देना नहीं है फिर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। और नवाब का कहना था कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था ऑर्डर, आप उसके बदले में काम कर रहे हो, ऑफिशियल जो होंगे वो वर्क कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो होगा हम ईस्ट इंडिया कंपनी से भी अब टैक्स लेंगे, उनको भी ट्रिब्यूट जो होगा वो देना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स के ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है। अब ये जो होगा किसी को कुछ मानेगी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को समझेगी नहीं, और रिजल्ट ये हो रहा है कि अब कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं कि हो जाएगा एक बड़ा सा युद्ध, और वो युद्ध जो होगा वो होगा प्लासी में, उस युद्ध को हम लोग कहेंगे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक ना। उत्कर्ष राज, उत्कर्ष, उत्कर्ष जरा अपना कैमरा ऑन करना आप। चलिए बाबू बताइए मुझे तो कि क्यों हुआ बैटल ऑफ प्लासी, व्हाट वाज द कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, पूरा डील में थोड़ा। सर बैटल ऑफ प्लाजी इसलिए हुआ क्योंकि जो फ्रेंच नहीं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उससे जो फरमान जारी किया था मुगल एम्पायर्स ने, उस फरमान को जो नवाब थे वो नहीं मान रहे थे, और वो बोल रहे थे कि नहीं, जो अपने जो हैं लोग वो हमारे यहाँ ट्रेड कर रहे हैं बिना टैक्स दिए हुए, तो फिर अगर आपके लोग हमारे यहाँ बिना टैक्स दिए हुए ट्रेड करेंगे तो फिर आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। और फिर इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे टैक्स, और फिर इस वजह से बैटल ऑफ प्लाजी। वेरी गुड, चलो कुछ हद तक तो काफी अच्छा आपने सीखे, ठीक है, गुड, स्विच ऑफ कर लीजिए। सर जरा लास्ट पे 2 सेकंड कीजिए, लास्ट लाइन का कुछ वर्ड छूट। अच्छा, अभी जो आपके सामने था वही ना? ये सर इसके पहले, इसके बाद ये जो था ट्रेड वाला, यही। ओके ओके, नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या कॉज था बैटल ऑफ प्लासी होने का? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरा बोल दीजिए आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर ना अच्छे से समझने वाला है, एक एक पॉइंट समझ लो, एक भी पॉइंट मिस करोगे तो फिर मालूम नहीं चलेगा कौन स्टोरी कहाँ पे गई, कहाँ चला गया, ठीक है। पूर्णिमा क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अब बैटल ऑफ प्लासी होने वाला है, देखो ये जो है बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ पे ये जो रूलर आपको दिख रहे हैं ना, यही है सिराजुद्दौला, और यहाँ पे ये जो पर्सन जो रूल करने के लिए इनके साथ फाइट करेगा इसका नाम होगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। एक तरफ से आपके आएंगे सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ से जो होगा फाइट करने के लिए आएंगे अंग्रेज की तरफ से, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, नाम याद रहेगा ना, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव किस तरफ से थे? जल्दी, हाँ ब्रिटिश,
ब्रिटिश यानी कौन सी कंपनी, कंपनी कौन सी? अब थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ में समझा दूं, उसके बाद इस स्टोरी को समझेंगे हम लोग। देखो सिराजुद्दौला ने किया क्या कि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री जो थे, फैक्ट्री थे, उन पूरे के पूरे फैक्ट्रीज के जो भी एरिया थे उसको उसने फिर से जीत लिया, सिर्फ फैक्ट्री छोड़कर। जितना भी फैक्ट्री के लिए दिया गया था एरिया ना, उसको छोड़ दिया कि ठीक है यहाँ पे अपना फैक्ट्री रखिए, लेकिन जो भी आप अपना एरिया बढ़ाए थे ना वो छीन लिया, टैक्सेस लेना शुरू कर दिया। और अब अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है ना, कोई उसके सामने अगर प्रोटेस्ट करता है या कोई उसके साथ जो होगा डिसरिस्पेक्टफुल बात करता है, उसको तुरंत पनिश करना शुरू कर दिया, ठीक ना। और अब उसने कहा कि हम इस कंपनी को यहाँ से हटा देंगे, फोर्टिफिकेशंस को टोटली उसने हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ कि जब कंपनी को मालूम चला कि यहाँ पे बंगाल में उसकी स्थिति जो होगी खराब होने वाली है, अब वो बंगाल में अधिक देर तक रूल नहीं कर पाएंगे, तो द कंपनी डिसाइडेड टू गिव द चार्ज टू अ पर्सन हुज नेम वाज रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी ने डिसाइड किया अपने चार्ज किसी और पर्सन को देने के लिए, और रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया गया कि अब आप जाइए और आप कंट्रोल कीजिए कि बंगाल में हमारा किसी भी तरीके से जो भी है हम एस्टेब्लिश्ड है बंगाल के अंदर, हमको बंगाल से कोई नहीं हटा पाए। समझ में आ रही बात? रॉबर्ट क्लाइव है। सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छा फाइटर भी था, इसके पास सिरा भी काफी अधिक थी, लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव आता है और जाके मिलता है सिराजुद्दौला के एक चीफ मिनिस्टर से, नाम उसका आगे आएगा, कासिम बोलेंगे हम लोग उसको, मीर कासिम, ठीक है। उसे जाकर मिलता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ, ठीक, सेनापति था उसका वो मिनिस्टर, ठीक ना। आदित्य मैं पढ़ा रहा ना, समझ लो जरा, ठीक है, कि अगर आप उसके साथ मिल जाइए और मिलने के बाद अगर हम जीत जाते हैं, कौन, ब्रिटेन अगर जीत जाएगी, तो फिर आपको जो होगा वो नवाब बना देगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है। अब देखो, अब सेनापति हैं और जो भी आपके सेनापति जो हैं, इस सेनापति को लड़ने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं। फर्स्ट बार वो लड़ने जा रहा है, वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट, ठीक ना। तो एक तो पहले ही इसके पास एक बहुत ही कमजोर कड़ी है कि फर्स्ट बार लड़ने के लिए जिसको भेजा जा रहा है उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे वो लड़ाई करेगा, ठीक। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि जिस पर्सन को सेनापति बनाया गया है वो पर्सन जो होगा, वो पर्सन पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल चुका है, क्योंकि उसको बेनिफिट दे दिया गया है कि अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको बना दिया जाएगा वहां का एम्परर, ठीक है। सिराजुद्दौला अगर हारेगा तो कौन बनेगा, एम्परर बना दिया जाएगा उसको, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक ना। अब फाइट बिगिन कर गया, सिराजुद्दौला के पास टोटली पावर था, वो जीत सकता था, अच्छी तरीके से वो जीत सकता था, ठीक ना, अच्छे तरीके से वो रूलर जीत सकते थे। लेकिन क्या होता है कि उनका जो चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, सॉरी मैंने शायद नाम मीर कासिम बोल दिया था, ही वाज मीर जाफर, आदित्य आदर्श ने लिखा है मीर जाफर थे वो, ठीक है। तो मीर जाफर ने युद्ध करने के पहले ही अपने ऑफिशियल्स को बोल दिया कि तुम सरेंडर कर जाओ, क्योंकि हम ब्रिटेन से जीत नहीं सकते हैं। जबकि सिराजुद्दौला का पावर बहुत अधिक था, उसके पास बहुत ही अच्छी आर्मी थी, लेकिन फिर भी उसने कह दिया, ठीक है, हाँ जो ग्रीन कलर का है वही मीर जाफर है, ठीक ना। तो उसने पहले ही कह दिया कि तुम सरेंडर कर जाओ, हम लोग जीतने वाले नहीं हैं, ठीक ना। और क्योंकि सेनापति ने कह दिया, कमांडर इन चीफ ने कह दिया, तो सभी के सभी जो लोग थे वो सभी के सभी लोग क्या होते हैं कि अपने हथियार डाल देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो बिना लड़े हुए वो लोग हार गए, सिराजुद्दौला की टीम जो होगी बिना लड़े हुए हार गई। और उसके बाद फिर क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी के साथ आते हैं, सिराजुद्दौला और उनके जो चहेते ऑफिसर्स थे उनको कैद कर लेते हैं एक जेल में, ठीक ना। और जहां पे उस जेल में सिराजुद्दौला को एसिसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उनके लोग जो थे, जो उनके बहुत ही लॉयल पर्सन थे, उनको भी मार दिया गया। और मारने के बाद अब पॉपिट नवाब बना दिया गया। और कौन बना नवाब, कौन बनेगा नवाब? अब जो पर्सन नवाब बनेगा उसका नाम क्या होगा? मीर जाफर, हाँ ठीक, वो जो है, ठीक ना, मीर जाफर थे। मीर जाफर जो थे
उनको बना दिया गया कहाँ का नवाब, बंगाल का नवाब। ठीक है, और ये मीर जाफर किसको सपोर्ट करेगा, बंगाली पर्सन को कि अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको सपोर्ट करेगा ये, ब्रिटेन को। ठीक है ना, तो ब्रिटिश को इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनकी भी कहानी हम लोग देखेंगे, जब तक ये ब्रिटिश को सपोर्ट करते तब तक ठीक है, और थोड़ा बहुत इनसे रूल, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रूलर ही नहीं थे, तो फिर ब्रिटेन इनको भी हटाकर फेंक देगी। तो बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था, समझ में आया आप लोग को, और बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ ये भी समझ में आ गया। कौन जीता, बैटल ऑफ प्लासी कौन जीता, ब्रिटेन जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, वो बैटल प्लासी जीत गया। और इसीलिए क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट वार था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था इंडियन रूलर के ऊपर, तो इसलिए जो बैटल ऑफ प्लासी जो होगा ये हिस्ट्री में बहुत ही रिनॉर्ड हो गया। ठीक है, ईयर है ये 1757, 1757, 1757 इस ईयर को हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ, ड्यू टू मीर जाफर। देखो ये कुछ फिगर्स है, ये युद्ध का फिगर है बैटल ऑफ प्लासी का, यहाँ पे ये रॉबर्ट क्लाइव जो होंगे वो कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया सारे के सारे टर्म्स। और हम जरा एक बार रीडिंग डाल के इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो व्हेन अलाउद्दीन खान डाइड इन 1756, प्लासी जगह पे हुआ था, इसलिए प्लासी एक जगह है बंगाल के अंदर, इसीलिए उसको बैटल प्लासी बोलते हैं। ठीक ना, तो देखो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना सब, कि अलाउद्दीन खान की मौत हो जाती है 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला बन जाता है वहां का नवाब। ठीक है, अब कंपनी जो थी, कंपनी चाहती थी कि वहां पे एक पॉपेट नवाब बने जो कि उनको कंसेशन प्रोवाइड करे और अदर प्रिविलेज भी प्रोवाइड करे, लेकिन ऐसा करने वाला नहीं था कौन, तो सिराजुद्दौला। ठीक ना, अब उसके बाद सिराजुद्दौला जो होगा कंपनी को बोलती है कि आप मिडलिंग जो होगा वो ना कर सकते हो, आप अपने डोमिनेंट जो होगा वो नहीं कर पाओगे, आपको अपने फोर्टिफिकेशन जो होंगे वो बंद करने पड़ेंगे और आपको रेवेन्यू जो होगा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके बीच का निगोशिएशन, ये कुछ और डिमांड कर रहे हैं और सिराजुद्दौला कुछ और डिमांड कर रहा है, तो निगोशिएशन जो होगा वो फेल्ड हो गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि नवाब जो होगा वो 30,000 सोल्जर के साथ पहुंच चुका अंग्रेज इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार में, और वहां पे क्या किया कि उसने उसके ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया, कंपनी को लॉक कर दिया। ठीक है, और जितने भी आर्मी मैन थे सबको भगा दिया। ठीक, उसके बाद वो पहुंचना शुरू कर दिया भाई कलकत्ता। कासिम बाजार को उसने अपने, कासिम बाजार क्योंकि उनका फोर्टिफिकेशन था, उसको उसने जीत लिया, और फिर वो पहुंचना शुरू किया कहाँ पे, कलकत्ता पे। ठीक है, कलकत्ता जब पहुंचता है तो उसके पहुंचने के पहले ही, ठीक है, कोलकाता पहुंचने के पहले ही कंपनी के ऑफिशियल जो होंगे वो मद्रास से भेजते हैं अपने कमांड को, एक नए कमांडर को, जो कि होता है कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और वो पूरी की पूरी नेवल फ्लीट्स लेकर आता है, मतलब कि जो आपकी जहाजी बेड़ा होता है ना, जहाज से, उन लोगों को लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद फिर बात होती है नवाब के बीच में, लेकिन वो फेल हो जाता है, और रिजल्ट होता है कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला मेट करते हैं एक फील्ड में जो था प्लासी में, और इसी जिसको कहा गया बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब इसमें नवाब की हार होती है। कॉज क्या है कि कॉज था उसके, कॉज ये था कि वहां पे जो सेनापति था, उस सेनापति ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, उसका नाम था मीर जाफर। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी जो होगा वो मीर जाफर का सपोर्ट भी प्राप्त कर लेती है और सिराजुद्दौला को हरा देती है। और हराने के बाद, हाँ बिल्कुल खोल देंगे, अभी समझ लो जरा, हराने के बाद क्या होता है कि बैटल प्लासी जो होगा बहुत अधिक फेमस हो गया, और यहाँ से अब अंग्रेजों का रूल जो होगा वो इंडिया के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब अंग्रेज जो होगा किसी से कंसेशन नहीं मांग रहे थे, इसलिए कंपनी किसी से कंसेशन नहीं मांग रही थी, वो फाइट करके जीत चुकी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो जरा बताइए। ठीक ना, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वही जो बोल्ड वाला लेटर है उसको आपको नोट डाउन करना है, पहले इस स्लाइड से नोट डाउन कीजिएगा, तब तक जिसको जो भी प्रॉब्लम है बता दीजिए मुझे।
नोट कर चुके आप लोग? चलिए आगे देखिए अगले पे। चलिए अब यहां से नोट डाउन कीजिए। चलो नोट कर चुके हैं सभी लोग? अब चलो ये देखिए जरा, अभी तक कुछ क्वेश्चन सबके सामने आ गए हैं। अब देखा जाए जरा क्या क्या क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। हाँ, सबसे पहले थे पूर्णिमा के क्वेश्चन ना। पूर्णिमा क्या क्वेश्चन था आपका? आपका क्वेश्चन मुझे शो नहीं हो रहा, बस आपका नाम दिख रहा है। जरा एक बार फिर से रिसेंड करेंगे आप अपने क्वेश्चन को। पूर्णिमा एंड पायल प्रिया, देखो फर्स्ट विच वाज द फर्स्ट प्लेस कवर्ड बाय ब्रिटिश। देखो ब्रिटिश ने फर्स्ट प्लेस कवर जो किया था। अब तुम अगर कहोगे तो चलो पूरी कहानी में हमको जानी पड़ेगी। स्टोरी सुनने को मूड है? स्टोरी सुनना है ब्रिटेन का, ब्रिटेन कैसे इंडिया में आना शुरू हो गया। अच्छा देखिए चलिए थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाते हैं। देखो अंग्रेज जो होगा औरंगजेब के टाइम से, ठीक, औरंगजेब के पहले कौन रूल कर रहा था बताओ? हाँ पायल प्रिया, ये तो पक्का क्लियर है कि सिराजुद्दौला के बाद जो होगा दूसरा नवाब जो होगा वो बना कौन? दूसरा नवाब कौन बना? जाफर ही बनेगा ना, ठीक है। अब बताइए औरंगजेब के पहले कौन रूल कर रहा था? तो लोगों ने कहा शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के पहले कौन रूल कर रहा था? शाहजहां के पहले कौन रूल कर रहा था? हाँ शाहजहां के पहले सीधे अकबर, जहांगीर, और जहांगीर के पहले, जहांगीर के पहले कौन था? अकबर। ये सीक्वेंस याद है ना? तो अब सुनिए, एक कैप्टन थे, कैप्टन, कैप्टन जो कि नाव चलाए, बोट चलाते हैं ना वो लोग। अब बाबर के पास नहीं जाना है, ठीक, मैं यहीं पे। उनका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस कुकर का नाम सुने हो ना, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस याद रखिएगा, ये जहांगीर के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस कहां पे रहते थे? किसके दरबार में? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में रहते थे? किसके कोर्ट में रहा करते थे? जल्दी। हाँ जहांगीर के कोर्ट में रहा करते थे कैप्टन हॉकिंस। 1608 से लेकिन 1611 तक रहे हैं। और ये जहांगीर के कोर्ट में इसलिए रहते थे ना कि वो चाहते थे कि मुगल एम्परर वहीं उस समय रूल कर रहा था, तो वो चाहते थे कि ये हमको ऑर्डर दे दे कि आप यहाँ पे आकर ट्रेड करो। और वो क्या करते हैं ना कि वो खूब अधिक, इनके बारे में पढ़ोगे तो कुछ मिथ भी है, आप समझते हो भाई। इनके वाइफ के लेकर सबको कंफ्यूजन होता है, नूर जहां का नाम आता है कि ये हॉकिंस क्या करते हैं ना कि बहुत सारे ऑर्नामेंट प्रोवाइड करते हैं जहांगीर को, नूर जहां को,
ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा कि नूरजहां इन्हीं की वाइफ थी, क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। तो जहांगीर ने इनको ऑर्डर दे दिया कि ठीक है आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हो इंडिया के अंदर और ट्रेड कर सकते हो, ठीक ना। तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर किसने दिया ब्रिटेन को ट्रेड करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो जहांगीर आंसर होगा, ठीक ना। और 1611 में ये ऑर्डर दिया गया, तो 1612 में फैक्ट्री बन गई, कहां पे? सूरत के अंदर। फैक्ट्री कहां पे बनी? फैक्ट्री कहां बनी? सूरत, गुजरात। किस ईयर में? किस ईयर में? ठीक है। और ये फैक्ट्री बनाने के लिए एक नए पर्सन आते हैं, उनका नाम होता है सर थॉमस रो। जो 1612 में कंपनी बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, उसका नाम होता है सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो, याद रहेगा, सर थॉमस रो। क्लियर? ओके। तो दो नाम अभी तक आ चुके हैं हमारे पास ब्रिटेन वाले, कौन कौन से? अब आप लोग चैप्टर से मुझे हटा दिए, मैं इस चीज को स्किप करना चाह रहा था लेकिन बहुत क्वेश्चंस बन गए। कौन कौन से आए? एक आया विलियम हॉकिंस और दूसरा आया सर थॉमस रो। और सबसे फर्स्ट इंपरर जिसने ऑर्डर दिया ट्रेड करने के लिए कौन था? फर्स्ट इंपरर जिसने ऑर्डर दिया ट्रेड करने के लिए कौन था? जहांगीर, ठीक है। और उसके ऑर्डर पे फैक्ट्री बन गई थी। इज इट क्लियर? हो गया। जहांगीर के बाद शाहजहां के टाइम पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, शाहजहां का टाइम पे वैसे ही चलते रहता है, ठीक। अनुपम बार बार तुम जो होगा अपना कैमरा ऑन कर रहे हो, ठीक। उसके बाद शाहजहां के बाद आ गया औरंगजेब। औरंगजेब से इन्होंने कंसेशन का डिमांड किया, लेकिन औरंगजेब भी जो होगा इसको कोई कंसेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक ना। औरंगजेब के टाइम से फरमान, जो फरमान वर्ड है ना इस चैप्टर के अंदर, ठीक ना, वो फरमान जो होगा वो औरंगजेब उनको प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा? अब एक टाइम होता है 1717 का, 1717, याद रखना, इजी चीज है, 17 से 1717, ठीक है। अब उसने 1770 में कह दिया, 1717 में फरूख सियर नाम था उसका, मुगल एम्परर का, जिसने कह दिया कि ठीक है हम कंपनी को फरमान देते हैं, ठीक ना। और उसने कंपनी को फरमान दे दिया कि अब आप जो होगा कंट्री के अंदर ट्रेड कर सकते हो बिना किसी टैक्स दिए हुए, क्योंकि वो ब्राइब था, लोगों ने उसको बहुत अधिक फोर्स किया। बहुत सारे ऑफिशियल ने देखा होगा कि तुम लोग ट्रेड करने के लिए वो लोग ब्राइब का जो होगा इस्तेमाल किया करते हैं। और इसमें सबसे अधिक जो, अरे बहुत कोई अपोज करेगा, मराठा ने भी अपोज करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब हर चीज को मिक्सअप ना कराओ, अभी तुमने बस ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा ना, तो वहीं तक चलिए, फिर हम लोग एंग्लो मराठा वार में देखेंगे उसको, ठीक। एंग्लो मराठा वार में पढ़िएगा कि हाँ मराठा ने उसको अपोज किया कि नहीं किया, ठीक ना। तो समझ में आया कैसे कौन कौन क्या क्या करता है? पूर्णिमा क्लियर हुआ आपको? और जीतते किसको? सबसे पहले आए कहां पे? तो आए सूरत में, लेकिन जीते कहां? सबसे पहला जीत कहां पे हुई उनकी? तो सबसे फर्स्ट जो जीत होती है, फर्स्ट वन जो वार जो होगा वो वन करते हैं, दैट वाज प्लासी। और प्लासी किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट इंडियन रूलर्स। अभी तक वो एंग्लो फ्रेंच वार लड़ चुके थे, लेकिन एंग्लो फ्रेंच वार वाज नॉट अगेंस्ट इंडियन रूलर्स, वो तो फ्रांस के रूलर के हिसाब से था ना। चलो अब तुम लोग क्लास में रोक ही चुके, तो ये भी समझ लो फ्रांस हारा क्यों। फ्रांस कमजोर कंट्री नहीं था, फ्रांस बहुत मजबूत कंट्री था, लेकिन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ब्रिटेन ने ऑर्डर दे दिया ना कि तुम कभी भी किसी भी टाइम पे खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं था, फ्रांस को अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा ना तो उसको फ्रांस से ऑर्डर आता था, ठीक ना। अब मान के चलो तुम्हारे ऊपर हम वार कर दिए, तुमको हम पीटना शुरू कर दिया, और तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं तुम्हारे पापा का कि जब तक हम नहीं कहेंगे तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो, तुम किसी को मार नहीं सकते हो, तो हम पीट के निकल जाएंगे? नहीं निकल जाएंगे? निकल जाएंगे कि हम, आप हमको पीट दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है? तो अंग्रेज और जब फ्रेंच, इनके बीच में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता था, तो उस कंफ्लिक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी खुद से डिसीजन ले सकते थे, लेकिन वहीं पे फ्रांस को पहले ऑर्डर देना पड़ता था, और फिर फ्रांस से आएगा, तब तक क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो करना चाहेगी वो करके चली जाएगी, ठीक है। और इसी कारण से जो होगा फ्रांस की हार हो गई,
लेकिन फ्रांस की हार यहाँ पे हुई, याद रखना 10th में काम में आएगा, ठीक ना, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन बन चुके थे अब तक दुश्मन, भले ही दोस्ती होती है बाद में, लेकिन अभी तक ये दुश्मन बन चुके थे। क्लियर हुआ आप लोग को ये बात? और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वार फर्स्ट जो होगा बिगिन किया था 1746 में, लेकिन हाँ कुछ कुछ राइटर जो होंगे उसको 1745 में भी लिखते हैं, और रत्ना सागर में 1744 भी लिखा हुआ है। आपकी बुक में जो होगा वही आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट सर्च करोगे, निगोशिएशन का मतलब होता है कि चलो हम तुमसे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। मोल भाव समझ में आता है? मोल भाव, दुकान पे जाते हो तो मोल भाव होता है ना, 10 रुपए का सामान आप कहेंगे 6 रुपए हो गएगा, नहीं 9 रुपए दीजिए, तो फिर कहेंगे नहीं आप 8, तो भी कहेगा ठीक है 8 पे दे दीजिए। तो यही होता है नेगोशिएशन, जो चीजें आप डिमांड कर रहे हो कुछ चीजें हम डिमांड करते हैं, दोनों की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो चलो बीच में आ जाते हैं, ठीक। समझौता, वेरी गुड, अपन ने कहा उसका एक्चुअल हिंदी वर्ड समझौता, बहुत अच्छा। ओके आगे बढ़े। बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, खत्म हो चुका, इंडिया हार चुका है, और हारने के बाद ब्रिटेन यहाँ पे आ चुका है। अब अपना ब्रिटेन पावर बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, ठीक है। नवाब कौन बना ब्रिटेन का? सॉरी ब्रिटेन का कह रहे हैं, बार बार मेरे मुंह से ब्रिटेन आ जा रहा है, बंगाल का कौन नवाब बना? हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल? मीर कासिम, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर, पूर्णिमा मीर जाफर बना, ठीक है। अब देखो मीर जाफर बना, लेकिन मीर जाफर वैसे रूल नहीं कर सकता था जैसे कि ब्रिटेन को चाहिए था, जितना टैक्सेस ब्रिटेन को चाहिए था उतना मीर जाफर दे नहीं सकता था। तो फिर ब्रिटेन क्या करता है, मीर जाफर को हटाता है और मीर कासिम को नवाब बनाता है, ये भी नाम है, ठीक है। ब्रिटेन इस बार कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुआ, कोई वार नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने रिमूव कर दिया किसको? मीर जाफर को, और बना दिया किसको नया रूलर? तो मीर कासिम को। अब समझ में आया? मीर जाफर मीर कासिम, पहले आए हैं मीर जाफर, फिर आए हैं मीर कासिम। जरा अरेंज करो तो, अरेंजमेंट कीजिए तो, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, कौन पहले और कौन सबसे लास्ट में? ठीक है, सबसे पहले वाले को आप सबसे फर्स्ट में लिखोगे। आप इसमें अलावर्दी खान को भी ले सकते हो चाहो तो। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अलावर्दी खान, उसके बाद का आपको अरेंज करना है। एक साथ भेजिएगा, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, पायल प्रिया ने कहा, ठीक। रूलर का आपको तो लगभग याद हो चुका। चलो अब एक का आंसर आ गया तो सबका। देखो यहाँ पे ये फिगर बहुत बाद का लिया गया, लेकिन आपके चैप्टर में डिस्कस किया गया। ये फिगर उस समय का नहीं है, ये फिगर होता है 1857 का। 1857 का ये फिगर है जिसमें एक वार होगा भारत के अंदर, फर्स्ट वार जो होगा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, वो लड़ा जाएगा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जाएगा 1857 में। और उस युद्ध में जब इंडियंस की हार होगी तो इंडियन के जो लीडर थे, अंतिम मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर मीर जाफर, इनको पकड़कर जो होगा कैप्टन हार्टसन भेज देंगे रंगून में, रंगून के जेल में डाल देंगे। हम लोग पढ़ेंगे जब 1857 का द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे हम लोग उस चैप्टर में, उसको ज्यादा हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो ये फिगर दिया गया है कि ब्रिटेन करती क्या थी, ठीक ना, समझ में आई बात? आगे देखिए, ये यहाँ पे जो है अब हमारे सामने आ चुके हैं कुछ डायग्राम। ये जो दिख रहा है मुगल एम्परर हैं बहादुर शाह जफर, ये है मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव। ये यहाँ पे ये जो पर्सन है ये है सिराजुद्दौला, और यहाँ पे वो पर्सन जिसने अपनी कंट्री के साथ, ठीक है, धोखा किया, डिसाइड किया, ही इज मीर जाफर, ठीक ना। इन तीनों का रोल आप लोग समझ चुके हैं ना, तीनों कौन थे, क्या कर रहे थे, इस चैप्टर के अंदर किस लिए आए हैं ये लोग। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ सर्वेज हैं, कुछ सोर्स हैं जिससे हमको मालूम चलेगा कि इस घटना में क्या क्या हो रही है। कुछ भी नोट नहीं करना है आप लोग को, ठीक ना। कुछ सर्वे हैं जिसको यहाँ पे लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, उसको नोट देखते हैं, जिससे हमको मालूम चलता है कि आखिर बंगाल में हो क्या था। ठीक, मर्केंटाइल कंपनीज आपको याद है? व्हाट वाज मर्केंटाइल कंपनीज?
मर्केंटाइल कंपनीज क्या थे, जो कम पे सामान खरीदते थे और अधिक पे उसको बेचा करते थे। तो देखो हुआ क्या, बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो लोग जानना शुरू कर दिया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना वो भी जानना शुरू कर दिया कि आखिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों। तो उसको मालूम चला गड़बड़ी हो रही है किसमें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी गड़बड़ी कर रही है। ठीक, तो अब इंग्लैंड को ही अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, इंग्लैंड को अपनी कंपनी पर ट्रस्ट रहेगा नहीं ना। तो अब क्या हुआ कि उसके जो ट्रस्ट जो थे वो टूट चुके हैं, और ऐसे में उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए रॉबर्ट क्लाइव, जो कि खुद एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव पर्सन था, ये सबसे अधिक अपना खुद का बिजनेस किया करता था। ठीक ना, इसके बारे में आगे तुम लोग को मालूम चलेगा, इसके ऊपर कंपनी जो होगा वो केस भी करती है, मुकदमा भी करती है, उसको गिल्टी फाउंड भी कर लेती है। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन बैठाना शुरू कर दी। ठीक, और ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव जो होगा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है विलियम पीट, मतलब कि वहां पे एक जैसे कि नेता लोग होते हैं ना, वैसे ही वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उन विलियम पीट को, उनको एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, 1759 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 7 जनवरी 1759 को लेटर लिखते थे। लेटर कौन लिखा है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा है विलियम पीट को। उसने लिखा क्या है उस लेटर के अंदर, बट सो लार्ज अ सोवरेनिटी में पॉसिबल बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्केंटाइल कंपनी। सोवरेनिटी का मतलब होता है खुद रूल करने का पावर। ठीक है, ये अब हमारे लिए हार्ड होते जा रहा है, हम फ्लैटर फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब अगर हम ये प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं तो अब हमको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, या थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब इस रिच किंगडम से हमको जो होगा अपना पावर लेने के लिए, अब यहाँ पे मर्केंटाइल कंपनी जो होंगी काफी बेटर काम कर सकती हैं। सो अब हम आपको छोड़ते हैं कि आप जज करो, ठीक ना, कि हमें सिर्फ यहाँ पे कंपनी खोलनी है, कि हमको यहाँ पे कंपनी के ऊपर अपना रूलर के ऊपर एरिया के ऊपर अपना अधिकार जमाना है। अगर हम अधिकार जमा लेते हैं, अगर अलग अलग एरिया को जीत लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमको करीब 2 मिलियन स्टर्लिंग जो होगा, उस समय वहां की करेंसी चल रही है, इसका बेनिफिट होगा पर ईयर। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको बिजनेस करना है तो आप बिल्कुल आरोप लगाइए हम पे, नहीं तो आप हमको रूल करने दीजिए, जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आप हमको ऊपर जो होगा, मेरे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप जो होगा वो ना लगाइए, मुझे मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाइए। ऐसा कहना होता है किसका, तो रॉबर्ट क्लाइव का। किसके लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो होंगे, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको ये कहता है। ठीक ना, यानी कि इंटायरली वो उनको कन्विंस करता है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आप जो होगा वो हमें पावर दे दीजिए, और धीरे धीरे जो होगा कि हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे एरिया जो होगा वो कवर कर लेंगे और आपको अधिक से अधिक टैक्स दिया करेंगे। ठीक, और ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो होगा और अधिक राइट मिलते हुए चला जाता है। समझ में आई बात आप लोग को? बैटल ऑफ प्लास्टिक हम लोग खत्म किए। ये प्रॉमिस ऑफ रिचेज आपको ना नोट डाउन करना है ना, आप इसको आपको याद करना है। बस एक कंडीशंस क्रिएट किया गया, आपको समझाया गया है कि हाँ डिस्ट्रस्ट तो था अंग्रेजों को अपने ही कंपनी ऑफिशियल पे, लेकिन ऑफिशियल ने ऐसा लेटर लिखा कि आपको बहुत अधिक बेनिफिट देंगे, और फिर जो होगा अंग्रेज जो वहां पे जो रूल कर रहे थे इसमें कंपनी को, जो उसको ग्रांट कर रहे थे चार्टर, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, आज से क्लास समझ में आया आप लोग को? आना है पायल, समझ में आया आप लोग को क्लास? उत्कर्ष, ठीक है, तो कंडीशन अभी क्रिएट हो चुका है। क्या ब्रिटेन अब इस पे रोक लगाने वाली है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर? ब्रिटेन क्या यहाँ पे उनके ऊपर कोई कंट्रोल लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नहीं लगाएगी ना? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लगाएगी। तो नहीं लगाएगी तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रेड करना चाहेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो रूल करके जीत लिया है एक एरिया को, तो सिर्फ ये ट्रेड करेगी कि और अधिक बार फाइट करेगी। ठीक ना, तो अब यहाँ से कहानियां शुरू हो गई कि अब जो होगा वो रूल करने का ट्राई करेगी। रूल करने के लिए वो क्या करेगी कि वो हटाना शुरू करेगी सबको, सभी नवाब को हटाना शुरू करेगी, और धीरे धीरे पूरे के पूरे कंट्री को अपने अंडर लाने का ट्राई करेगी। और इसका मौका जो होगा हम लोग इसको प्रोवाइड करते जाएंगे। अगला युद्ध, अगला जो वार होगा दैट विल बी बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हम लोग करेंगे मंडे को। ठीक है, तो मंडे को हम लोग पहुंचेंगे बैटल ऑफ बक्सर में, फिर बक्सर में एक युद्ध होगा। समझ में आई बात? अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ बंगाल में अपना राज कर पाई है, अब देखते हैं उसका राज कैसे कैसे बढ़ता है।
ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो क्लास को ओवर किया जाए। होमवर्क बहुत कुछ है, आपको मेमोराइज करना है सारे के सारे टर्म्स। अगले क्लास में सिद्धि वर्मा बैटल ऑफ बक्सर के बारे में सारे डिस्कशन अगले क्लास में।